क्या सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एस्पिरेंट पूछते हैं कि सर सारे आर्टिकल्स है, कौन से याद करें, क्या सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली द आंसर इज नॉट ऑल आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। कुछ ही आर्टिकल्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो भी आपके एप्लीकेशन पार्ट को टेस्ट करते हुए। आज का जो सेशन है बहुत ही छोटा सा सेशन होगा, बट आज के सेशन में मैं आपको प्रिसाइजली बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स है जहां से क्वेश्चन आते हैं या फिर आने के चांसेस भी हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश एंड यू आर वाचिंग पावर आईएएस, जहां पे मैं पॉलिटी को 25 क्लासेस में कवर अप करा रहा हूं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी इन 25 क्लासेस। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट पहले वीडियो को रोक करके मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल हैं, उसके साथ अपन आगे चलेंगे। आई थिंक आप सबने लिख लिया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द क्लास, और अगर नहीं पता है तो प्लीज गूगल कर लो, बहुत बेसिक सा चीज है, राइट। तो पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, तो आप हमेशा याद रखना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है ना, वो यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा, राइट। कि यूनियन टेरिटरीज में आखिरकार में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितनी टेरिटरीज हैं, उनको लेकर के आपको पार्ट 1 में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे पहले मैं आपको पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स बताऊंगा। इनफैक्ट जो सिटीजनशिप है वो आपको पार्ट 2 में दिखाई देगा, पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल, राइट। ऐसे अलग अलग पार्ट्स है, बट पॉइंट इज आर्टिकल। पार्ट 1 में आपको देखो सबसे पहला आर्टिकल क्या बता रहा है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 बता रहा है दो चीज को, इसको अच्छे से समझना। आर्टिकल 1 सर दो चीज को बताता है। सबसे पहला बताता है कि आपके देश का नाम क्या है, ठीक है, और दूसरा बताता है कि आपका देश का सर पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, मतलब पॉलिटिकल स्टफ आपके सिचुएशन आपके देश का कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाम की बात करूं तो आप क्या बोलते हो, इंडिया दैट इज भारत, है ना, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपका आर्टिकल 1 ही बोलता है सर इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि दो चीज बता रहा है। एक तो हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का दो नाम है सर, इंडिया और भारत। तो बहुत जगह जब देख रहे थे ना G20 में 2 साल पहले न्यूज में चल रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ भारत करके बहुत जगह लिखा हुआ आ रहा था। कुछ गलत नहीं है सर, गवर्नमेंट ऑफ भारत लिख सकते हैं, इंडिया और भारत दोनों एक ही देश के नाम है, और ये आपके आर्टिकल 1 में प्रॉपरली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ठीक है, पहली बात इसने अपने देश का नाम बता दिया। दूसरा, इसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझाया कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है सर, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं ये सब जुड़ करके एक यूनियन बनाते हैं। जो 28 स्टेट से जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक यूनियन बना रहे हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है सर, इनमें से किसी भी स्टेट के पास में अथॉरिटी या पावर नहीं है कि वो इस यूनियन को तोड़ सके। नो स्टेट हैज द पावर टू secede away from the union। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आर्टिकल 2 क्या बताता है, तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बेसिकली स्टेट्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो हमारे देश में जो स्टेट्स बनते हैं ना, उसके नजर में उसके आसपास में ये दो आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। आपका जो आर्टिकल 2 है ये बेसिकली आपके पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, आपके पार्लियामेंट को सशक्त करता है, उसको पावर देता है कि अगर वो चाहे तो या तो कोई एक नए स्टेट को एडमिट कर ले, हमारे देश में एक नया स्टेट बाहर से एडमिट कर ले, या फिर हम अपने देश में एक नए स्टेट को स्टैब्लिश कर सके। फॉर एग्जांपल सर सिक्किम, अभी जो सिक्किम है ये इंडिया का पार्ट कब बनता है सर, इंडिया का पार्ट बनता है 1975 में। 1975 के पहले क्या इंडिया का पार्ट था, सिक्किम नहीं था। तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल गोवा है ना, 1960s में क्या गोवा इंडिया का पार्ट था, नहीं था। आई थिंक 61 और 62 में गोवा इंडिया का पार्ट बनता है, उसके पहले वो इंडिया का पार्ट नहीं था। कैसे बना, आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने गोवा को, सिक्किम को, ऐसे अलग स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बना दिया। दैट इज द वन थिंग। फिर आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 इज ऑल अबाउट इंटरनल चेंजेस। मैं आप लिख देता हूं, जो भी आपको इंटरनल चेंज दिखाई देगा वो आपका आर्टिकल 3 है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में किसी स्टेट की बाउंड्री को कम करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में किसी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो देश है उसका एक स्टेट है उसका, जिसको हमको कट करके उसको दो स्टेट्स में कन्वर्ट करना है, दो स्टेट्स में उसको बाइफरकेट करना है। ये सारा का सारा काम कौन करेगा, आर्टिकल 3 करता हुआ नजर आएगा। तो जो भी आपको इंटरनल चेंज दिखाई देता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो बिहार से झारखंड बनता है 15 नवंबर 2000 को, है ना, यानी कि एक स्टेट है उसको हमने काट के दो स्टेट बना दिया। आपको देखो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे स्टेट्स बने, वो भी आर्टिकल 3 की मदद से बने हैं। अच्छा, आर्टिकल 3 से आप इंटरनल चेंज कर रहे हैं तो आपको स्टेट से भी एक बार कंसर्न लेना पड़ेगा, बट द कंसर्न गिवन बाय स्टेट इज नॉट मैंडेटरी और नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंटर। अगर कल स्टेट बोलता है कि नहीं सर आप हमको काट करके दो स्टेट यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट चाहे तो वो डेफिनेट सी बातें कर सकती है, आपने स्टेट से उनका कंसर्न मांगना है। स्टेट अगर मना भी कर रहा है तो पार्लियामेंट के ऊपर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो स्टेट को फॉलो करे।
राइट। सो एडवाइस गिवन बाय द स्टेट्स आर नॉन बाइंडिंग टू द पार्लियामेंट। इस चीज को हमेशा याद रखना। आपको पता चलेगा जब बिहार से झारखंड बनाया जा रहा था, तो जो उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स थे, कह सकते जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट था कि अगर आप एक नए स्टेट को बनाओगे तो हमारी लाश के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऐसे पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स आए थे, बट कुछ भी नहीं हुआ। सेंटर ने एक बार डिसाइड किया कि हमें एक नया स्टेट बनाना है, तो एक नया स्टेट बन गया। सो कंप्लीट अथॉरिटी लाइज टू दी पार्लियामेंट, है ना। इसको हमेशा देखना सर, आपके पार्लियामेंट के पास में पूरी पावर है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कोई भी बदलाव करोगे तो वो संविधान में संशोधन नहीं हो रहा, दैट इज नॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, आप इसके अंदर कुछ नहीं बदल रहे हैं। तो आप समझो इस चीज को, इसको अपने सिंपल मेजोरिटी के साथ एक नया स्टेट बना दिया। इसी चीज को आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कोई भी अमेंडमेंट किया, सो दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, इस चीज को भी ध्यान रखना आप सभी लोग कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इससे आपके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर भी बदलाव आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो शेड्यूल 1 एक ऐसा शेड्यूल है जिसने आपके देश में जितने भी स्टेट्स है और जितने भी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उनका नाम लिखा हुआ है कि अगर हमारे देश में सपोज करो 28 स्टेट्स हैं, तो उन 28 स्टेट का नाम शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका नाम वहां पे लिखा हुआ है। अब आप खुद लॉजिकली सोचो और मुझे बताना आप कि अगर सपोज करो आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके एक नया स्टेट बना लिया, राइट, तो अब कितने स्टेट हो गए, तो अब हो गए सर 29 स्टेट। पहले 28 थे, अब कितने हो गए 29 स्टेट। तो आपका ये जो एक स्टेट बढ़ गया, क्या आप इसका नाम शेड्यूल 1 में नहीं लिखोगे? क्यों नहीं लिखेंगे सर? जब शेड्यूल 1 में सारे स्टेट्स के नाम लिखे गए, तो हमने एक नया स्टेट बनाया, तो उसका नाम हमें शेड्यूल 1 में देना पड़ेगा। यानी कि क्या पता चला कि हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से कोई भी बदलाव किया सर, हमारे शेड्यूल 1 में बाय डिफॉल्ट वो बदलाव दिखाई देगा। हमने एक नया स्टेट क्रिएट किया, वी हैव टू इंक्लूड द नेम ऑफ दैट स्टेट इन शेड्यूल 1, एज सिंपल एज दैट। शेड्यूल 4 क्या बोलता है? व्हाट डज द शेड्यूल 4 स्पीक्स अबाउट? शेड्यूल 4 सर ये बोलता है कि आपके पास में जितने भी स्टेट्स है, लिसन दिस केयरफुली, आपके पास में सर जितने भी स्टेट है, इन सभी स्टेट को कुछ सीट दिया गया है राज्यसभा के लिए। आप देखो, तेलंगाना हो, केरला हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट को कुछ ना कुछ सीट्स दिए गए कि आपके लेजिस्लेचर से इतने लोग राज्यसभा में बैठेंगे। अब 28 स्टेट है तो 28 सीट्स दिए गए, 28 स्टेट्स को अलग अलग सीट्स दिए गए। आप एक नया स्टेट बनाओगे तो क्या उसको सीट नहीं दोगे आप राज्यसभा में? डेफिनेट सी बात है सर, 100% देंगे। तो बाय डिफॉल्ट शेड्यूल 4 में भी बदलाव आ गया। यही है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 इज मोर अबाउट इंप्लीकेशन बाय आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 से आप कोई भी स्टेट बनाओगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर आप इन दोनों में कुछ भी बदलाव करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपके शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा, दैट इज आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बाकी ये सब कुछ पॉलिटी का मैं ऑलरेडी एक सीरीज के थ्रू करा रहा हूं। लेट मी शो दिस टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे नए आए हैं, यू गाइस कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस एंटायर सीरीज। तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है जो पहली बार आए हैं, दे कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दिस। देखो आपको ऐसे पूरे लेक्चर्स यहाँ दिखाई देगा, कुछ नहीं करना है आपको, प्लेलिस्ट पे आना है और प्लेलिस्ट पे आकर के आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा क्या, कंप्लीट पॉलिटी इन 25 क्लासेस। यहाँ पे 18 क्लास जा चुका है, बाकी क्लासेस अभी जा रही हैं। यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट ऑल दिस टॉपिक। एक एक चैप्टर के हिसाब से हमने यहाँ पे चीजों को कवर अप किया है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे आर्टिकल्स रटने के लिए परेशान होते हैं, बट आर्टिकल रटा नहीं जाता है। आप चैप्टर को पढ़ो, इसके इंप्लीकेशंस को समझो, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे क्वेश्चन लगेंगे। इनफैक्ट आज मैं जो आपको आर्टिकल कराऊंगा, सारे आर्टिकल्स नहीं कराऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा। बाकी यूनियन एग्जीक्यूटिव आ गया, फंडामेंटल राइट आ गया, मैं खुद बोलूंगा कि आप उसको सेशंस पे आकर के रेफर करो, क्योंकि फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट कवर ऑल दी आर्टिकल्स, राइट। वो आर्टिकल्स को आप उन्हीं चैप्टर में पढ़ोगे तो आपके लिए रिटेंशन ईजी होगा। बाकी आर्टिकल्स जो नॉर्मल क्लास है, जो आज की क्लास है, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दूंगा। लेकिन अगर आपको हॉलिस्टिकली आर्टिकल्स या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को सीखना है, यू मस्ट वॉच दिस एंटायर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। और 25 क्लास में पॉलिटी इस लेवल पे आ जाएगी कि यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके जितने भी एग्जाम वर्टिकल है, सबके क्वेश्चन आप लगाने लग जाओगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो भैया, तो वापस से आ जाए अपनी क्लास में। शैल वी गो बैक टू द क्लास? एनीवेज, तो व्हाट वी आर टॉकिंग इज, हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। तो ये था सर आपका पार्ट 1। अब जो आपका पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करता है सिटीजनशिप को लेकर के, जो नागरिकता है उसको लेकर के बात करता है। तो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के आर्टिकल्स है। आपको 2 आर्टिकल्स ध्यान में रखना है, एक है आर्टिकल 9 और एक है आर्टिकल 11। ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, बाकी आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं है। आप एक बार फॉर्मल रीडिंग कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कंटेंट, जो भी स्लाइड आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसका नाम है यूपीएससी
बाय रुपेश। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप इसको पूरी तरीके से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंसान जानबूझ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो उसको हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली उससे छिन जाएगी। यानी कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, आप एक टाइम पे इंडिया के ही नागरिक बन सकते हैं और किसी देश के नहीं बन सकते। अगर आप इंडिया की नागरिकता के अलावा किसी और देश की नागरिकता एक्वायर करते हैं, इफ यू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी टर्मिनेटेड, वो चला जाएगा। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर हमें कोई भी कानून बनाना है तो हम इंपावर करते हैं पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट अपने हिसाब से समय को लेकर के उसको जब भी जैसा लगता है उस हिसाब से कानून बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में कुछ नई समस्या आ जाए तो हमें नागरिकता वाले कानून में बदलाव करना पड़े, तो पूरा पूरा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने सबसे पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 1955 में। 1955 में पार्लियामेंट ने क्या किया था सर? सबसे पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया था, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 सर फंडामेंटल राइट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, आप इसको एक बार फॉर्मल रीड कर सकते हो, बट मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि आप इसकी वीडियो जरूर देखना, वहां पे आपको सारे आर्टिकल्स कंपाइल मिल जाएंगे। मैं फिर भी आपको बताता हूं, आर्टिकल 12 जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट का डेफिनेशन देता है, और आर्टिकल 13 जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है। मतलब आप समझो, अगर मैं ये कहता हूं कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन स्टेट करती है, राइट, तो स्टेट के पास में कोई पावर नहीं। मतलब आपके पास जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मौलिक अधिकार सर्वोसर्वा है, इसका हनन नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी वॉयलेटेड। अगर ये वॉयलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट को कोई इंडिविजुअल वॉयलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलेगा, आपको आपका फंडामेंटल राइट मिलेगा। अगर आपके फंडामेंटल राइट को स्टेट वॉयलेट कर रहा है तो स्टेट को भी रोका जाएगा कि आप नहीं वॉयलेट कर सकते, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट सर्वोसर्वा है। तो क्वेश्चन आता है सर ये स्टेट है कौन, कौन सी चिड़िया का नाम है स्टेट, हम किसके अगेंस्ट में जाएंगे? तो वही स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, ताकि ये क्लियर है जुडिशरी को कि अगर इनमें से किसी ने भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है तो आप इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और स्टेट का मतलब है ऑल द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन का हो या सेंटर का हो, वो सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। एक चीज याद रखना सर, जुडिशरी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, जुडिशरी आपका स्टेट का डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन आ गया तो गलती मत करके आना, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है सपोज करो एक कानून है, वो कानून का नाम है एक्स, देयर इज अ लॉ कॉल्ड एक्स। इस एक्स के अंदर में सर 5 प्रोविजंस है। कितने? देयर आर 5 प्रोविजंस। अच्छा, आपने कोर्ट में जाकर के बोल दिया सर ये जो 5 प्रोविजंस है ए बी सी डी एंड ई, इसके जो 2 प्रोविजन है सी एंड डी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। तो आपका जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन प्रोविजंस को रिसर्च करेगा, देखेगा, अगर उसको लगा कि सही मायने में ये 2 प्रोविजन आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, तो जुडिशरी सीधा सीधा बोल देगा कि हम इन दोनों प्रोविजन को स्टक डाउन कर रहे हैं, आज से इनकी मान्यता शून्य। यानी कि कानून तो रहेगा, इस कानून में अब 3 ही प्रोविजन एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज ए बी एंड ई। जो सी और डी था हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। सो दैट इज समथिंग एज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू, जिसका आपको एक एंगल आर्टिकल 13 में दिखाई देगा। एक चीज याद रखना, जुडिशियल रिव्यू जो शब्द है ये आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है ना। जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो आर्टिकल 13 के थ्रू, लेकिन ये वर्ड एक्सप्लिसिटली से मेंशन्ड नहीं है। ऐसे ट्रैप्स होते हैं, मैं बार बार इन ट्रैप्स पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ बच्चे फंसते हैं। बाकी इनको मैंने बहुत डिटेल में 25 क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। एक मतलब फंडामेंटल राइट को मैंने 3 क्लासेस में पढ़ाया था, अगर आप देखोगे तो हर क्लास 1.5 घंटे के आसपास के 4 साढ़े 4 घंटे मिनिमम फंडामेंटल राइट को दिया है। तो वहां पे जो हमने डेप्थ कवर किया ना, मतलब आप कहने के लिए फ्री वीडियो है, बट ट्रस्ट मी आई एश्योर यू किसी पेड बैच से बेटर आपको उसमें कंटेंट मिलेगा। जस्ट गो एंड वॉच इट एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस सीरीज एट द एंड ऑफ द डे, है ना। फिर आपको दिखाई देगा सर इक्वालिटी के अधिकार, आपको आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में इक्वालिटी राइट्स दिखाई देंगे। आपको फ्रीडम राइट्स दिखाई देंगे 19 से 22 के बीच में। एक्सप्लॉइटेशन का राइट दिखाई देगा 23 और 24, है ना। ऐसे आपको अलग अलग ये सब के सब क्या दे जाती है? फंडामेंटल राइट्स। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। रिलीजन का जो राइट है, आपके जो धर्म से संबंधित अधिकार है, वो अनुच्छेद 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 to 28। एंड कल्चरल एजुकेशन राइट इज आर्टिकल 29 एंड 30।
एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सभी के सभी आपके फंडामेंटल राइट्स कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब आपके पास में आर्टिकल 32 है, क्योंकि आर्टिकल 32 बताता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, इफ देयर इज वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशन। आप क्या कर सकते हैं सर, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो ये चीज आपके आर्टिकल 32 में क्लियर कट रूप से मेंशन किया गया हुआ है, एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो अगर मैं कल बोल दूं कि आर्टिकल 32 नहीं रहा, तो क्या इन फंडामेंटल राइट का कोई एग्जिस्टेंस है? कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सर। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको दुनिया भर के अधिकार दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊं कि क्या हो कल अगर इन अधिकारों का हनन हो तो आप क्या कर पाओगे। अगर मैं आपको यही नहीं बताऊं तो आप अधिकार लेके क्या करोगे? इनफोर्सिबिलिटी तो होना चाहिए ना उस अधिकार का, अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए। वही आपका आर्टिकल 32। इसलिए इस आर्टिकल को क्या बोला गया है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान की धड़कन है, दिल है, आत्मा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये ना रहा तो इसका कोई महत्व नहीं है। और ये आर्टिकल 32 के अंदर में जो रेमेडीज है, जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर किया जाएगा, वो 5 प्रकार से किया जाता है। उसका नाम है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियोरेरी। इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट चैप्टर में पढ़ाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलो जी भैया। अच्छा, आर्टिकल 32 आपका कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट रिस्टोर सुप्रीम कोर्ट से होगा। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करेगा, बताओ कमेंट बॉक्स में। नहीं पता तो चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सर 35 तक तो हमने देख लिया फंडामेंटल राइट में। 36 से आपका स्टार्ट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे सिद्धांत जिसका इस्तेमाल, मतलब जिसको ध्यान में रख करके आपका जो स्टेट है इसको पॉलिसी बनाना है। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसका ध्यान हमेशा आपका स्टेट रखेगा जब भी उसको कोई कानून या कोई पॉलिसी बनाना हो, उसी को बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एज सिंपल एज दैट। अभी जो डीपीएसपी है इसमें आपको आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाई देंगे, बहुत डिटेल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये आपको सोशल और इकोनॉमिक राइट की बात करता है, फंडामेंटल राइट आपके पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। बस ये याद रखना कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको डीपीएसपी में याद रखना है। एक तो हमेशा से आर्टिकल 44 न्यूज में रहता है, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कुछ स्टेट्स में यूसीसी लगा भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 40 न्यूज में इसलिए है या फिर रहता है इंपॉर्टेंट, इसलिए रहता है क्योंकि आर्टिकल 40 में सेल्फ गवर्नमेंट विलेज पंचायत की बात की गई थी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया। दैट ड्राइव्स इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 40। जो आपको देखते हैं ना गांव में पंचायत दिखाई देता है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और उसके ऊपर में आपको जिला परिषद दिखाई देता है, उसका जो इंस्पिरेशन है वो आपको आर्टिकल 40 से दिखाई देता है। तो ये 2 आर्टिकल आपको एटलीस्ट ध्यान में रखना ही रखना चाहिए। और आपको कौन कौन से आर्टिकल ध्यान रखना है डीपीएसपी का? उसके आगे आपको एक आर्टिकल दिखाई देगा सर आर्टिकल 51, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस को सपोर्ट करना। राइट, बहुत बार क्वेश्चन आता है। इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज सर आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। इस पे यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये लोग कि आखिरकार में कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है। सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में? तो 2 ऑर्गन, एक है जुडिशरी और एक है आपके एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता है सर हमारे जो डेमोक्रेसी है इसके 3 अलग अलग पिलर्स है। कौन कौन से पिलर्स है? तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। राइट, तो आपके जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव, इनके बीच का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इनके अलग अलग जो पावर्स है जिसमें ये दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये प्रीसाइजली आपको डीपीएसपी में दिखाई देता है, वो भी आर्टिकल 50 में। तो बच्चे एक तो कंफ्यूज होते हैं कि कौन से प्रोविजन में, तो पहला आंसर तो हो गया डीपीएसपी में। दूसरा कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में है। तीसरा सर आर्टिकल 50 में जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कौन से 2 ऑर्गन के बीच में? तो लोगों को लगता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, नहीं, दिस इज बिटवीन दी जुडिशरी एंड दी एग्जीक्यूटिव। ये याद रखना, एक है जुडिशरी और एक है आपका एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। बाकी आर्टिकल 40 में 6 साल से नीचे के बच्चों को एजुकेशन देने की बात की जा रही है, ये सब चीजें तो यहाँ पे हैं ही। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके हमें अपने पॉलिसीज को बनाना है, जो कहीं ना कहीं आपको डीपीएसपी में दिखाई देगा। आगे अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाई देगा सर फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A के अंदर में ऐड किया गया बाय दी 42nd अमेंडमेंट।
लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ड्यूटीज है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ऐड किया गया है। अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो अभी कितनी ड्यूटीज है, तो देयर आर 11 ड्यूटीज। कितनी ड्यूटीज है, तो सर 11 ड्यूटीज, और सभी के सभी ड्यूटीज को आर्टिकल 51 ए के अंदर में रखा गया है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है सर अमेंडमेंट, यानी कि आर्टिकल 51 को अमेंड करके इसके अंदर में 51 ए बना करके 11 ड्यूटीज दी गई हैं, जो कि हमने ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज वाले क्लास में कवर अप किया हुआ है। आप इसको बस ऐसे थॉरली रीड कर सकते हो, बाकी भी आप कवर दिस पर्टिकुलर स्टफ इन द क्लास। फिर आता है सर आपका पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आ रहा है कौन कौन से पार्ट हम कवर अप कर रहे हैं, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने क्या देखा सर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में हमने क्या देखा सर, सिटीजनशिप, याद रखना इसको, ठीक है। पार्ट 3 में हमने क्या देखा, फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में हमने क्या देखा सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 के ए में हमने क्या देखा, अमेंडमेंट वाला पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 5 में क्या होगा, यूनियन, है ना। फिर पार्ट 6 में क्या होगा, पार्ट 6 में होगा सर आपका स्टेट। आप बोलोगे सर ये सारे पार्ट्स कैसे याद करेंगे, देखो सारे पार्ट्स याद नहीं करना, 25 पार्ट होते हैं कुल, हमें सारे 25 पार्ट याद नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट शुरू के 6-7 पार्ट आपको ध्यान रखना बस, और इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। और आप देखो यूनियन, मैंने आपको आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक लगभग 100 के आसपास आर्टिकल आपको इसमें दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। यूनियन के अंदर में हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, फिर हम इसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, इसमें हम सर पार्लियामेंट भी पढ़ते हैं, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स आपको यूनियन के अंदर में दिखाई देंगे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट से अगर मैं आपको आर्टिकल्स बताऊं ना, तो आप ये याद रखना कि एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। इसमें आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 बेसिकली बताता है कि लोकसभा में जिसके पास में मेजोरिटी होगी उसकी सरकार होगी, और लोकसभा में जो उस मेजोरिटी वाले पार्टी के हेड होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति उस इंसान को मंत्री के लिए इनवाइट करेंगे, उनको एज ए मिनिस्टर ओथ दिलवाया जाएगा। तो ये आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। बाकी ये सारे आर्टिकल्स रट्टा नहीं मार रहे, राइट, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यू नॉट सपोज्ड टू डू द रट्टाफिकेशन। कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से देख करके आओगे। आर्टिकल 111 ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 123 ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वेटो पावर के ऊपर में है। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या है, ये पार्डनिंग पावर, माफीनामा, उसके ऊपर में ये कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल है। आपको 72, 111, 122 और 123 और बेसिकली 75, ये 4 आर्टिकल्स तो आप इसमें ध्यान में रखना। इन्हीं 4 आर्टिकल से बहुत बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। और एक आर्टिकल 60 ध्यान रखना, आर्टिकल 60 मतलब है कि राष्ट्रपति ओथ जो ले रहे हैं, ये आपको आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। तो 60 से कैसे याद करोगे, तो 60 का जो 0 है ना, इसको ओथ का ओ समझ लो, तो 60 का ओ है ना, ओथ, राइट, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे छोटे मोटे ट्रिक्स से आप 4-5 आर्टिकल याद कर सकते हो जो आपको यूनियन में दिखाई देगा। जैसे हमने यूनियन में देखा, एग्जैक्टली सेम चीज स्टेट के लेवल पर रेप्लिकेट होगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव में, जो कि आर्टिकल 152 से लेकर के 237 के बीच में दिखाई देगा, जिसमें ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज दिखाई देंगे। गवर्नर हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हमने देखा था ना वहां पे प्रेसिडेंट, फिर पार्लियामेंट, वैसे गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां हमने देखा प्राइम मिनिस्टर, यहाँ क्या देखोगे, चीफ मिनिस्टर, वहां आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ क्या देखोगे, हाई कोर्ट, बस वही चीजें। तो इनमें कुछ आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप याद भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है सर आपका यूनियन टेरिटरी, और एक आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। देखो यूनियन टेरिटरी वाले आर्टिकल आपको 239 से लेकर के 242 तक आता है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सर केंद्रीय शासित प्रदेश। कुछ ऐसे प्रदेश जिसपे सीधा केंद्र का शासन है ना, केंद्र उसको रेगुलेट करता है, वो आपको आर्टिकल 239 से 242 के बीच में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिखाई देगा। अब पार्ट 9 में आपको दिखाई देगा सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या दिखाई देगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हमारे पास में पंचायत होने चाहिए। इसके आर्टिकल याद रखना, ये आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है ना, 243 ओ तक जो आपको दिखाई देगा, दैट इज दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। कहां से कहां तक, 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या है, रूरल लोकल बॉडीज। इसके आगे आपको दिखाई देगा सर अर्बन लोकल बॉडीज, जिसमें आपको म्युनिसिपैलिटी दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, म्युनिसिपैलिटी, है ना। अभी जो म्युनिसिपैलिटी है इसमें आपको क्या दिखाई देगा, 243 पी से लेकर के जेड, यानी कि ओ तक आपका पंचायत था। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के बाद क्या आएगा, पी, तो पी से आपका स्टार्ट हो जाएगा सर म्युनिसिपैलिटी, एकदम एक ही सीक्वेंस पे।
पी से लेकर के जेड तक गए, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके जेड जी तक आपका म्युनिसिपैलिटी दिखाई देगा। बस इसके बाद ये सब आर्टिकल आपको कुछ याद नहीं रखना, दैट इज नॉट समथिंग यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज अगर आपको ध्यान में है तो इसके बाद ऑलमोस्ट आपका ये सब हो चुका है। इन आर्टिकल्स को रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। थोड़ा ट्रिब्यूनल्स को देख लेना, आर्टिकल 233, ये 323A, 323B ट्रिब्यूनल्स, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ट्रिब्यूनल्स के आर्टिकल्स आपको याद रखने थोड़े से कि 323 का ए और बी आपका ट्रिब्यूनल के द्वारा ट्रिब्यूनल्स में रखा गया, जो कि 42nd अमेंडमेंट से आए हैं इसके अंदर में, आपको ये ध्यान में रखना है। बस प्लस आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो आपको पता ही होगा। आपका जो प्रॉपर्टी का जो राइट था, पहले फंडामेंटल राइट होता था, प्रीसाइजली आर्टिकल 31 था। क्या था ये? आर्टिकल 31 था। लेकिन इसको यहां से हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1978 में, the 44th amendment of 1978 that deleted article 31 as a fundamental right and rather it incorporated it as a right to property, है ना, संपत्ति के अधिकार के रूप में इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर में, दैट इज पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इसको लीगल राइट बना दिया गया। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा, डेफिनेट सी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लस सर इनिशियली आपके पास में 22 पार्ट्स थे, अभी कितने हो गए हैं? 25 पार्ट। इनिशियली आपके पास 395 आर्टिकल थे, अभी 470 के आसपास में आर्टिकल है। इनिशियली आपके पास में 8 शेड्यूल थे, अभी कितने शेड्यूल है? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, बेसिक से चीज आपको याद होना चाहिए। कितने शेड्यूल है अभी? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, इसी में से कोई एक आंसर होगा, फटाफट बताएंगे। प्लस ये सब इलेक्शन कमीशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल है। इनसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर आपको कुछ दिखाई देगा वो है इमरजेंसी प्रोविजन, जो 323 से लेकर 352 से लेकर के 360 के बीच में आपातकालीन जो भी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन, उसके बीच में आपको आर्टिकल दिखाई देगा। इमरजेंसी 3 तरीके का होता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तीनों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पे इमरजेंसी लगती है। 356 बात करता है सर स्टेट इमरजेंसी, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? राष्ट्रपति शासन। वो आपको 356 में दिखाई देता है। फिर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो उस टाइम पे लगाया जाता है जब आपके देश का फाइनेंस जो है वो थ्रेट पे हो, फाइनेंशियल थ्रेट ऑफ फाइनेंस के कुछ खतरे हो, तब इसको लगाया जाता है। ये तीनों की तीनों इमरजेंसी आपके इमरजेंसी प्रोविजंस में आते हुए नजर दिखाई देंगे। दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सब मिसलेनियस है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैं आर्टिकल 368 क्या होता है, अमेंडमेंट्स के बारे में इसने बताया हुआ है कि संविधान में कितने प्रकार के अमेंडमेंट्स है। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले अमेंडमेंट्स होते हैं, जो स्पेशल अमेंडमेंट्स होते हैं ना, 2/3 ऑफ मेजोरिटी एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी में, वो आपको आर्टिकल 368 के अंदर में दिखाई देगा, जो कि पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता हुआ नजर आएगा। तो जो भी मैंने आपको आर्टिकल्स बता रहा हूं ना, देखो जिन भी एस्पिरेंट ने पॉलिटी ठीक से पढ़ा हुआ है, या जो भी 25 डेज चैलेंज इंडियन पॉलिटी यानी कि 25 क्लास में पूरी पॉलिटी कवर करने वाली सीरीज को देख रहे हैं, उनको बहुत स्मूथली समझ में आएगा, बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज दिक्कत हो सकता है, तो इसको थोड़े से ठीक तरीके से कवर अप करते हुए चलना। बाकी जो टॉपिक है ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो पीवाईक्यू का हॉटस्पॉट रहा है, लेट मी शो यू। इसके ऊपर में भी हमने पूरी एक क्लास कवर की हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट से अमेंडमेंट्स हुए, क्योंकि अमेंडमेंट्स जो वो अल्टीमेटली दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं, और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से तो क्वेश्चन आते ही हैं। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू। मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं कि आपको कहां पे जाकर के प्रीसाइजली अमेंडमेंट्स कवर अप करना है, जहां से क्वेश्चन आते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ना पूरा अमेंडमेंट को वन शॉट में, मैंने आधे घंटे की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो सबसे पहला अमेंडमेंट आया था, वहां से लेकर के 106 अमेंडमेंट तक जो भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने इसको कराया हुआ। इट इज नॉट इन द प्लेलिस्ट, ये वीडियो सेक्शन में आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं प्रिसाइजली वीडियोस में कहां पे आएगा ये, राइट। इफ यू गो डाउन, लाइक प्रीलिम्स के टाइम पीरियड मैंने कराया था, बट वो आज भी वीडियो बहुत ही रिलेवेंट, दिस इज दैट, है ना। लगभग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन वन शॉट, है ना। कितने देर का? 28 मिनट का है। लगभग 1600 बच्चों ने देखा, अप्रोक्सीमेटली 1600 एस्पिरेंट्स हैव वॉच्ड दिस। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपके सारे के सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो करा दिए, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इफ यू सब्सक्राइब द चैनल, दैट गिव्स अ मोटिवेशन टू द टीम that we are doing something better, which has some good impact on the society for the aspirants. Because when I was preparing, this is something I was getting from the community, which I am returning back to the community without any cost, without any charge. So I hope this will be helpful to all of you. If it is, do let me know in the comment box. See you soon
on some other video. तब तक all the very best. Keep on watching, keep on liking, keep on subscribing the channel. Thank you so much everyone. God bless you. Thank you. चलो.